गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपन इस वीडियो में बजट रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा होती है दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जहां उपभोक्ता की दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमत पर उपभोक्ता उन संयोगों को खरीदने का सामर्थ्य रखता हो। उसका फिर हमने एक डायग्राम बनाया था। यहाँ एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु ली थी, वाई अक्ष पे वाई वस्तु ली थी और ये दो भिन्न भिन्न अपने को संयोग प्राप्त हुए थे। उनको मिलाने वाले बिंदु पथ को अपन ने बजट रेखा कहा था, जिसे अपन लागत रेखा, व्यय रेखा, कीमत रेखा आदि नाम से भी जानते हैं। अब अपन देखते हैं कि इस बजट लाइन या जो बजट रेखा है या जो कीमत रेखा है उसमें शिफ्टिंग किस प्रकार होती है, उसमें विवर्तन किस प्रकार होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है जब वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है या फिर उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है उसका उस बजट रेखा पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका अध्ययन हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन कीमत में परिवर्तन की बात करें। ये आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, ये वाला डायग्राम, इसमें क्या हुआ है कि अपने को पता है दोनों वस्तुओं की कीमतें दी हुई है। मान लो पी एक्स और पी वाई अपने को दी हुई है और उपभोक्ता की आय आई हमें दी गई है जो एक निश्चित है, जो और कीमतें भी क्या हैं, निश्चित है। अब अगर बाई चांस जब ये सब दी हुई है तो अपनी बजट रेखा जो है वो है बी एल। आप देख सकते हो ये जो बीच वाली रेखा है बी एल, यहाँ तक ये अपनी बजट रेखा है जब दोनों वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय अपने को निश्चित दी हुई है। अब मान लेते हैं कि एक्स वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो और वाई वस्तु की कीमत यथावत रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो एक्स वस्तु की कीमत कम होने के कारण उपभोक्ता जो है वो अपनी आय को पहले की अपेक्षा एक्स वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा। जो अपनी आय आय तो उसकी निश्चित है, अब एक्स वस्तु की कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, पहले जितनी एक्स वस्तु की मात्रा खरीद रहा था, कितनी खरीद रहा था, यहाँ से यहाँ तक ओ एल, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक्स वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा और कहाँ चला जाएगा, ओ एल डेस। एक्स वस्तु की अपेक्षाकृत कम कीमत पर दी हुई आय से वह एक्स वस्तु की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा ओ एल डेस खरीदता है। और ये जो ओ एल डेस है वो आपको जनरली इसमें दिख रहा है कि ओ एल से क्या है, ज़्यादा है। और वाई वस्तु की कीमत तो यथावत बनी हुई है, तो वाई वस्तु की मात्रा तो वो पहले कितनी खरीद रहा था, ओ से लेके बी तक, और अभी कितनी खरीदेगा, ओ से बी तक। तो एक्स वस्तु की कीमत कम होते ही बजट रेखा दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी और एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने लग जाएगा उपभोक्ता। क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं अपन कि अगर वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो वाई वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, ठीक है, वाई वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा। इसके लिए अपन दूसरे डायग्राम पे आते हैं। दूसरे डायग्राम में देखो यहाँ से ओ से लेके एल तक ये क्या है, एक्स वस्तु की मात्रा है, ठीक है। और अपनी प्रारंभिक बजट रेखा क्या है, ये बी से लेके यहाँ एल तक, यहाँ अपनी प्रारंभिक बजट रेखा है। ये अपनी बी एल क्या है, प्रारंभिक बजट रेखा है। अब वाई वस्तु की कीमत मान लो कम हो गई। अगर वाई वस्तु की कीमत कम रह गई और एक्स वस्तु की कीमत क्या है, निश्चित है, दी हुई है, वो स्थिर है, यथावत है, और उपभोक्ता की आय भी निश्चित है। अब जैसे ही वाई वस्तु की कीमत कम हुई तो वाई वस्तु की मांग मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ा देगा वो, कि वो अधिक मात्रा खरीदेगा। यहाँ तो वो ओ बी मात्रा खरीद रहा था, कीमत कम होती है वो कितनी मात्रा खरीदनी शुरू कर देगा, ओ बी डेस। तो वो जो ओ बी बजट रेखा है वो ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाएगी। ये तो होता है कीमत में कमी होने पे, अक्ष वस्तु की कीमत में कमी होने पे तो क्या होगा, इस डायग्राम में ये जो बी एल बजट रेखा है वो शिफ्ट होकर बी एल डेस पे आ जाएगी। क्लियर है। और वाई वस्तु की कीमत में कमी होते ही ये जो बी एल बजट रेखा है वो शिफ्ट होकर बी डेस एल पे आ जाएगी। अब अपन बात करते हैं कीमतों में वृद्धि होने पे क्या होता है। अब हम वापस पहले डायग्राम पे आते हैं। प्रारंभिक बजट रेखा बी एल जो अपने को पता है यहाँ से। अब मान लो वाई वस्तु की कीमत स्थिर रह जाए,
उपभोक्ता की आय भी स्थिर है, लेकिन अक्स वस्तु की जो कीमत है पी एक्स वो बढ़ जाए, कीमत में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, कीमत में वृद्धि होगी, तो उपभोक्ता उसी आय से अक्स वस्तु की क्या करेगा, पहले की तुलना में कम वस्तु खरीदेगा। पहले कितनी खरीद रहा था, ओ एल, ये जो बजट रेखा है बी एल से, तो अक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहा था, ओ एल, और अब कितनी खरीदेगा, ओ एल डबल डैश, ओ एल डबल डैश। क्यों, क्योंकि अक्स वस्तु की कीमत क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो पहले की तुलना में अक्स वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, और नई जो बजट रेखा होगी वो हो जाएगी बी एल डबल डैश, ये होगी नई बजट रेखा। मतलब ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी बजट रेखा, जब अक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। अब अपन बात करते हैं, अगर वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो वाई वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है और अक्स वस्तु की कीमत यथावत है, तो इसकी अक्स वस्तु की मांग मात्रा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वाई वस्तु की पहले मात्रा थी ओ बी, पहली जो बजट रेखा बी एल से, अब जैसे ही उसकी कीमत में वृद्धि हो गई वाई वस्तु की, तो वाई वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा, वो कम मात्रा कितनी खरीदेगा, ओ बी डबल डैश, जो ओ बी की तुलना में क्या रहेगी, कम रहेगी, और जो बजट रेखा है वो नीचे की तरफ विवर्तित हो जाएगी, और नई बजट रेखा क्या प्राप्त होगी हमें, एल, यहाँ से देखना ये वाली जो रेखा है वो नई बजट रेखा हो गई एल बी डबल डैश। ठीक है, यह तो होता है अक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। यहाँ आपने क्या किया है, एक बार अपन ने एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया है और दूसरी बार अपन ने वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया है। कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता की जो आय है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, कि मान लो जो कीमतें दी हुई होती है वो तो निश्चित रहती है, दोनों वस्तु की कीमतें स्थिर रहती है, परंतु कीमत, उपभोक्ता की जो आय है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पे क्या होगा उसकी चर्चा अपन करते हैं। चेंज इन इनकम। अब मान लो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ओ अक्स, एक्स अक्ष पे अक्स वस्तु को दर्शाया गया है, वाई अक्ष पे वाई वस्तु को दर्शाया गया है। ये वाई वस्तु है, ये एक्स वस्तु है। प्रारंभिक जो बजट रेखा है वो बी एल है अपनी, ये वाली जो रेखा है वो प्रारंभिक बजट रेखा है। अब अपन बात करते हैं, प्रारंभिक बजट रेखा बी एल है और एक्स और वाई दोनों वस्तु की कीमतें क्या है, अपरिवर्तित है। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, अक्स वस्तु की भी ज़्यादा मात्रा खरीदेगा और वाई वस्तु की भी क्या करेगा, ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। तो जो बी एल बजट रेखा है उसके समानांतर ऊपर की तरफ बजट रेखा शिफ्ट हो जाएगी, ये देखो हो गई ना, और हमें नई प्राप्त हुई है बी डैश एल डैश। इससे अपने को क्या दिख रहा है कि पहले अक्स वस्तु की ओ एल मात्रा खरीद रहा था यहाँ तक, अब वो अक्स वस्तु की ओ एल से बढ़ा के कितनी मात्रा खरीदेगा, ओ एल डैश, और वाई वस्तु की पहले वो जो खरीद रहा था वो ओ बी मात्रा खरीद रहा था, और अब जो खरीदेगा वो ओ बी डैश, अर्थात अक्स वस्तु और वाई वस्तु की दोनों की पहले की तुलना में ज़्यादा मात्रा खरीदने के लिए समर्थ हो जाएगा। क्लियर है, तो जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा ऊपर की तरफ विवर्तित हो जाती है, और नई जो बजट रेखा प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी बी डैश एल डैश। अब मान लो उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए तो क्या होगा, तो अपन डायग्राम में ही देखते हैं। उपभोक्ता की आय में जैसे ही कमी होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, उन दोनों वस्तुओं की आनुपातिक रूप से पहले की तुलना में कम मात्रा खरीदेगा। तो पहले अक्स वस्तु की ओ एल मात्रा खरीद रहा था, लेकिन अब अक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, केवल ओ एल डबल डैश, और वाई वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा, पहले ओ बी खरीद रहा था, अब कितनी खरीदेगा, ओ बी डबल डैश। तो दोनों वस्तुओं की मात्राएं क्या कर देगा, वो कम खरीदनी शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता की आय में क्या हो गई है, कमी हो गई है, और वस्तु की कीमतें क्या हैं, यथावत है। तो नई बजट रेखा जो बनेगी वो बनेगी बी डबल डैश और एल डबल डैश, अर्थात बजट रेखा नीचे की ओर विवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं, मान लो दोनों वस्तुएं, इसी डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो अक्स वस्तु की कीमत
कम हो रही है, ठीक है, और y वस्तु की कीमत भी कम हो रही है। y वस्तु की कीमत भी क्या हो रही है, कम हो रही है, दोनों की कीमतें घट रही है। तो बजट रेखा किस तरफ विवर्तित होगी? अक्ष वस्तु की कीमत घट रही है, अर्थात अक्ष वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, तो एल से बढ़ के कितनी हो जाएगी, एल डैश। वाई वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, अर्थात वाई वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीदेगा, तो वाई बी से बढ़कर बी डैश। अगर दोनों वस्तुओं की कीमतें कम हो रही है तो बजट रेखा उसी तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिस तरफ उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण शिफ्ट हुई थी। क्लियर है कि आय में वृद्धि हो रही हो तो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी समानांतर, और दोनों वस्तुओं की कीमतों में कमी हो रही है तो भी दाहिनी तरफ या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी बजट रेखा। अब अगर उपभोक्ता के लिए उन दोनों वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, ठीक है, आय स्थिर है यहाँ, अगर उपभोक्ता की कीमतों में वृद्धि हो रही है दोनों वस्तुओं की, तो दोनों वस्तुओं की क्या करेगा, कम मात्रा खरीदेगा, और ये जो बजट रेखा है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, बी डबल डैश एल डबल डैश प्राप्त होगा। कैसा होगा, सेम वैसी कहानी, जब अपन ने क्या किया था, उपभोक्ता की आय में कमी की थी तो भी बजट रेखा नीचे की तरफ शिफ्ट हुई थी। उसी प्रकार जब आय अगर स्थिर रखें और दोनों वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने लग जाए तो भी बजट रेखा नीचे की तरफ समानांतर शिफ्ट हो जाएगी। ये थी बजट रेखा। तो अपन ने तटस्थ वक्र पढ़ लिया कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है, जो मूल बिंदु के प्रति हमेशा उन्नतोदर होता है। क्लियर है। उसके बाद अपन ने बजट रेखा पढ़ ली। अब बजट रेखा और तटस्थ वक्र की सहायता से अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता के संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे कि कोई भी विवेकशील उपभोक्ता है वो क्या चाहता है, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, ठीक है। अब वो संतुष्टि को अधिकतम करेगा, उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इसका अध्ययन विस्तार से अपन इस वीडियो के अंतर्गत करें। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है। ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें अपने को एक बजट रेखा दिखाई दे रही है और IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 ये क्या है, वो तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र दर्शाए गए हैं। इस डायग्राम को एक बार छोड़ दो, अपन बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें उपभोक्ता के संतुलन हेतु मुख्य मान्यताएं क्या है। जनरली अपने को पता है कि एक उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब वह वस्तुओं के ऐसे संयोग को खरीद रहा होता है जिससे उसे अपने क्रय में या उसे खरीदने में कोई परिवर्तन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। वह तब तक अपनी कुल मुद्रा व्यय के विभिन्न वस्तुओं में वितरण के विषय में संतुलन की अवस्था में होता है। जो अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ मान्यताओं को लेकर अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी मान्यताएं इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली मान्यता है कि उपभोक्ता का एक दिया हुआ मानचित्र हो। उपभोक्ता का दिया हुआ मानचित्र अनधिमान मानचित्र, ये अनधिमान मानचित्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, दो या दो से अधिक उदासीनता वक्रों के समूह को अपन उदासीनता मानचित्र या अनधिमान मानचित्र कहते हैं। और ये बताया था कि ऊपर वाला उदासीनता वक्र नीचे वाले उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करता है, ठीक है। तो उपभोक्ता का एक दिया हुआ अधिमान मानचित्र हो जो कि उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच अधिमान क्रम को प्रदर्शित करता हो, ठीक है। और ये तो था उदासीनता वक्र, मतलब बहुत सारे उदासीनता वक्र उसके पास हो, साथ ही उसके पास एक बजट रेखा होनी चाहिए। तो बजट रेखा अगर उसके पास होगी तो क्या होगा, बजट रेखा के लिए अपन पढ़ते हैं कि उपभोक्ता की दी हुई निश्चित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें भी क्या हुई है, दी हुई है। तो उपभोक्ता के पास दोनों वस्तु पर व्यय करने के लिए निश्चित आय होनी चाहिए। क्लियर। दोनों वस्तु की कीमतें दी हुई होनी चाहिए और प्रत्येक वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ एक जैसी, अर्थात जो वस्तु हो वो कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए और पूर्णतः विभाज्य वस्तुएं होनी चाहिए। क्योंकि अपन पूर्णतः विभाज्य होगी तभी तो उसकी विभिन्न संयोग हम प्राप्त कर सकते हैं कि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और जिसकी तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा हमें
घटा सकते हैं। या जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे दूसरी वस्तु की घटती हुई मात्रा का त्याग करेंगे। तो वस्तुएं कैसी होनी चाहिए? पूर्णतया विभाज्य होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन कंज्यूमर सरप्लस के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ अपने को डायग्राम में उदासीनता मानचित्र दिया हुआ है, जिसमें उदासीनता मानचित्र में अपन क्या कहेंगे? उदासीनता वक्रों के समूह दिए हुए हैं। पहला उदासीनता वक्र IC1, दूसरा IC2, तीसरा IC3, IC4 और IC5। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। क्लियर है? एक बजट रेखा दी हुई है। बजट रेखा दी हुई है, इसका मतलब उपभोक्ता की आय भी निश्चित है और वस्तुओं की कीमतें भी क्या है? निश्चित है। ठीक है, एक बजट रेखा दी हुई है। ये मान लो ये बजट रेखा है, मैं इसको नाम देता हूँ यहाँ से B और ये L। ये BL अपने को क्या दी हुई है? बजट रेखा दी हुई है। कहने का मतलब इस बजट रेखा के ऊपर का कोई भी संयोग, बजट रेखा ये जो BL है इसके ऊपर का कोई भी संयोग, यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी अगर संयोग अपने पास होगा तो वो उपभोक्ता नहीं खरीद सकता। क्योंकि बजट रेखा अपने को बजट रेखा में क्या पता होता है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जहां उपभोक्ता दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पे उसे खरीदने का सामर्थ्य रखता हो। अब अगर इस बजट रेखा BL के ऊपर कोई भी संयोग अपने को है, प्राप्त है, तो उससे उपभोक्ता उसको क्या नहीं कर सकता? खरीद नहीं सकता। अर्थात इस डायग्राम में अपन ध्यान से देखें तो अपने को स्पष्ट दिखाई देगा कि जो IC4 और IC5 उदासीनता वक्र हैं, ठीक है, इन उदासीनता वक्रों पे उपभोक्ता कभी भी संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि ये उदासीनता वक्र बजट रेखा के बाहर है, उसके बजट क्षेत्र से क्या है? बाहर है। अर्थात इन उदासीनता वक्रों को वो प्राप्त ही नहीं कर सकता, वो खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के ऐसे संयोगों को वो खरीद नहीं सकता, उसके पास इतनी आय नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं बजट रेखा और उसके नीचे का क्षेत्र, जिसे अपन बजट क्षेत्र कहते हैं। अब बजट रेखा जो है, यहाँ मैंने B दिखाया था, BL, बजट रेखा BL जो है और उसके जो नीचे का क्षेत्र है उसको उपभोक्ता क्या करते हैं? खरीद सकता है। अब देखना, ये जो IC1, IC2 और IC3 उदासीनता वक्र, जो नीचे वाले उदासीनता वक्र हैं, इनकी अपन चर्चा करते हैं। तो IC1 उदासीनता वक्र बजट रेखा को दो बिंदुओं पे काट रहा है, R और H पे। क्लियर है? IC2 उदासीनता वक्र बजट रेखा को S और T पे काट रहा है, दिख रहा है अपने को। और IC3 उदासीनता वक्र जो है वो बजट रेखा को Q बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। क्लियर है? अब अपने को पता है कि जो ये R, S, Q, T और H, ये जो सब संयोग है ये कहाँ है? बजट रेखा के ऊपर है। ठीक है, तो इन सभी संयोगों को उपभोक्ता क्या कर सकता है? खरीद सकता है। अब अपने को बात करनी है कि इन संयोगों में से कौन सा संयोग उपभोक्ता खरीदेगा। ठीक है, अपने पास 5 संयोग आ गए, R, S, Q, T, H। अब अपन बात करें, सबसे पहले बात करेंगे R और H की। ये जो R और H की अपन बात करें, ये जो R है और ये H है, ये कौन सी उदासीनता वक्र पे है? IC1 पे है। ठीक है, IC1 उदासीनता वक्र की तुलना में IC2 ऊपर है थोड़ा, और उसकी तुलना में IC3 और ऊपर है। और ये अपन ने पढ़ा है कि ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। क्लियर? अब जैसे ही R और H का को भी वो खरीद सकता है और S और T को भी वो क्या कर सकता है? खरीद सकता है। क्लियर है? लेकिन S और जो T बिंदु है वो IC2 पर है और R और H जो बिंदु है वो IC1 पे है। तो ज़्यादा संतुष्टि कहाँ प्राप्त हो रही है? IC2 पे, ऊंचे उदासीनता वक्र पे। तो वो R और H की तुलना में किसको खरीदना पसंद करेगा? S और T संयोग को खरीदना पसंद करेगा। क्लियर है? अब देखना, S और T कौन से संयोग पे है? IC2 उदासीनता वक्र पे है। अब बात करते हैं IC3 पे। तो IC2 की तुलना में IC3 ऊंचा है, अर्थात IC3 पे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। IC3 पे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए जो Q संयोग है जो IC3 पे स्थित है उसको S और T की तुलना में क्या पसंद करेगा?
ज़्यादा पसंद करेगा। क्लियर है यहाँ तक? देखो इसका थोड़ा डिटेल। एक दिया हुआ अनधिमान वक्र और बजट रेखा से उपभोक्ता संतुलन अपन ज्ञात कर सकते हैं। 5 उदासीनता वक्र IC1 से IC5 बने हुए हैं। एक बजट रेखा BL बनी हुई है। बजट रेखा अनधिमान वक्रों को RSQTH बिंदु पे काट रही है, ये अपन ने बता दिया। R व H उदासीनता वक्र IC1 पे है, S और T IC2 पे है और Q जो है वो IC3 पे है। IC3 ऊंचे ऊंचे उदासीनता वक्र है। सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र तो IC5 है, परंतु इतना तो वो खरीद ही नहीं सकता। IC4 और IC5 पे तो वो जा ही नहीं सकता, उसके बजट से बाहर है वो। तो सबसे तीसरा जो IC3 वक्र है वो IC1 और IC2 की तुलना में क्या है, ऊपर है। तो उस जो उपभोक्ता संतुलन में होगा वो कौन सी बिंदु पे होगा, Q बिंदु पे होगा। अब उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें होती है, एक तो पर्याप्त शर्त और एक आवश्यक शर्त। तो उसकी पर्याप्त शर्त क्या है और आवश्यक शर्त क्या है, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब Q बिंदु पर अगर संतुलन में होगा तो अक्ष वस्तु की तो वो कितनी मात्रा खरीदेगा, OM मात्रा खरीदेगा, और Y वस्तु की ON मात्रा का खरीदने की सामर्थ्य रखेगा या वो खरीदेगा। अब संतुलन के लिए दो इम्पोर्टेंट शर्तें हैं जो वैसे अपने चर्चा कर लिए। पहली शर्त क्या है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। ठीक है, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। तो देखना है इस डायग्राम में जो ये Q बिंदु है, यहाँ बजट रेखा क्या हो रही है, उदासीनता वक्र को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। मैं यहाँ एक अलग से वक्र बना लेता हूँ जो अपने को दिखाएगा या अक्ष वस्तु का वाई वस्तु, ये एक बजट रेखा दी हुई है। अब ये जो IC3 है, वहाँ जो IC3 था उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक है, यहाँ इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। अर्थात आवश्यक शर्त क्या होगी, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती हो। और इसकी जो पर्याप्त शर्त होगी, तो जिस बिंदु पर वो स्पर्श करती है वहाँ उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति कैसा होना चाहिए, उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें होती है, एक तो आवश्यक शर्त और एक पर्याप्त शर्त। आवश्यक शर्त क्या होती है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को क्या होनी चाहिए, टच करनी चाहिए। क्लियर। और पर्याप्त शर्त क्या है कि जिस बिंदु पे वो टच कर रही है वहाँ उदासीनता वक्र जो है वो उन्नतोदर होना चाहिए। ठीक है, अब अपन चर्चा कर लेते हैं। पहली है आवश्यक शर्त, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है। क्लियर है, स्पर्श कर रही है, इसका मतलब दोनों का ढाल क्या होगा, समान। कि बजट रेखा का ढाल जो है वो उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर होगा। और उदासीनता वक्र का ढाल अपन ने क्या पढ़ा था, MRS। ठीक है, एक्स वाई जो किसके बराबर होता है, MUX बटा MUY के। ठीक, और बजट रेखा का ढाल अपन ने क्या पढ़ा था, PX बटा PY। ये अपन ने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। अब दोनों का ढाल बराबर है, अर्थात MUX अपॉन MUY बराबर होगा PX अपॉन PY के। अब अपन अगर MUX अपॉन PX लिखते हैं तो भी एक ही बात है, MUY अपॉन PY, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसा अपन ने जब समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा था तब अपने पास यही समीकरण प्राप्त हुआ था। तो यही क्या है, समसीमांत उपयोगिता नियम है। तो अतः हम गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण तथा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता अधिकतमीकरण जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है कि उसकी क्या प्राप्त करते हैं, समान शर्तें प्राप्त करते हैं। क्लियर है। अब पर्याप्त शर्त क्या है, मैंने बता दिया, उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन बात करें तो वस्तु अक्ष के वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर संतुलन के बिंदु पर क्या होनी चाहिए, हमेशा घटती हुई होनी चाहिए। क्योंकि जब अपन ने पिछले वीडियो में देखा था ये MRS घटती हुई होती है, इसीलिए जो उदासीनता वक्र है वो क्या होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। क्लियर है। अब अपन देखते हैं अगर जो दूसरी शर्त है, जो पर्याप्त शर्त है, अब इसमें एक डायग्राम बनाया है मैंने, एक्स वस्तु को दर्शाया है, इधर वाई वस्तु को दर्शाया है। ये दो उदासीनता वक्र बनाए गए हैं, ये E बिंदु पे टच हो रहा है, ये F बिंदु पे टच हो रहा है। अब देखना E व F दोनों ही बिंदु पे उदासीनता वक्र तरफ बजट रेखा आपस में स्पर्श कर रही है। देख लो आप, E बिंदु है उसमें जो बजट रेखा है AB उसको टच कर रहा है, F बिंदु है वहाँ भी बजट रेखा AB को टच कर रहा है। परंतु संतुलन में कहा होगा
ई बिंदु पे संतुलन में होगा, ना कि एफ पे। क्यों? क्योंकि ई बिंदु पे उदासीनता वक्र कैसा है? मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स या उन्नतोदर है, जबकि एफ बिंदु पे उदासीनता वक्र कैसा है? मूल बिंदु के प्रति नतोदर। आप देख सकते हो यहाँ नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये दोनों आवश्यक और पर्याप्त शर्त होती हैं। अब अपन ने इस पूरे वीडियो में पढ़ा है बजट समीकरण, बजट रेखा में विवर्तन किस प्रकार होता है, फिर उपभोक्ता का जो कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम है वो उपभोक्ता किस प्रकार प्राप्त करता है। थैंक यू।